बोला गया है कि यदि कुछ वस्तुओं को 9 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा जाए के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा जाता है तो उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 150 रुपए है। ओहो, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि 9 रुपए की जगह मैं 12 रुपए में बेच रहा हूं, यानी कि 3 रुपए ज्यादा में अगर बेच रहा हूं तो 150 रुपए का फर्क आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए जो एक वस्तु है वो कितने रुपए की है? 50। या फिर मैं कह सकता हूं कि आपको 50 वस्तु है। आपके पास कितनी वस्तु है? 50 वस्तु है। क्योंकि 3 रुपए का फर्क एक वस्तु में आ रहा है तो 150 रुपए का फर्क 50 वस्तु में आएगा। 50 वस्तु है। चलिए, बोला गया है कि इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य 250 रुपए है। अब 50 वस्तु है मेरे पास और विक्रय मूल्य 250 रुपए है, तो 21 वस्तुओं की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ आपका 20% हो। देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहां से मैंने निकाल दिया कि वस्तु मेरी कितनी है? 50 है। मैं बेच कितने में रहा हूं? 250 रुपए में। तो एक वस्तु कितने में बेचूंगा? बोलो 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 भाई साहब, बोलो। 5 रुपए में बेचोगे गुरुजी आप तो एक वस्तु। मैंने कहा ठीक है। अगर 5 में बेचूंगा तो 21 वस्तुओं को मैं कितने में बेचूंगा? 125 में बेचूंगा गुरुजी। सॉरी, 105 में। 105 में। 105 मेरा क्या है ये? 105 क्या है? लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्राप्त प्राप्त लाभ आपका ये है। तो 105 आपका क्या है? सीपी है या एसपी है? बोलो। सीपी है, वेरी गुड। सीपी है। तो अब आप एसपी निकालेंगे तो 20% का लाभ आपको प्राप्त करना चाहिए। तो हम यहां कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 6 से 5 आपका राइट आंसर निकल कर आएगा 126। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, बोले क्या कर दिया सर ये आपने। दोबारा समझा देता हूं, आइए। दोबारा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। यदि कुछ वस्तुओं को 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा जाता है, यानी कि वो कहता है कि मैं 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु बेचता हूं, तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 150 रुपए है। क्या यहां से मुझे एक हिंट निकल कर आ गई कि मैं कितनी वस्तुओं पर डील कर रहा हूं? बोले यार 3 रुपए का फर्क आ रहा है एक वस्तु पर, 150 रुपए का फर्क आएगा 50 वस्तु पर। यहां तक आपको समझ में आ गया था कि 50 ऑब्जेक्ट पर डील हो रही है। टोटल कितनी वस्तुएं? 50 वस्तुएं। अब यदि इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका 250 रुपए है, ठीक है। अब इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य 250 है, ऐसा बोला गया। तो आप एक्चुअल में कितने में बेच रहे हो? बोले 5 में बेच रहा हूं। बोले ठीक है, 5 में बेचो। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि 5 रुपए में बेच रहा हूं, इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका 5 हो जाएगा एक वस्तु का। तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई, कहने का मतलब है कि 20% का लाभ आपको चाहिए, तो 21 वस्तुओं का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्राप्त किया गया लाभ 20% हो तो। अगर आप 20% लाभ प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि 5 से 6 पर जाओगे, तो कहने का मतलब है कि आपको लाभ जो प्राप्त करना है वो 20% होना चाहिए। और हाँ, इंग्लिश में सीपी है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। गड़बड़ है। तो यहां पर आपके सामने जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, विक्रय मूल्य आपको जो दे रखा है, इंग्लिश में आपका ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ द 21 आर्टिकल आपको निकालना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर आपके सामने जो भी कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा? 5 होगा। 5 होगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, विक्रय नहीं है, क्रय मूल्य है। क्लियर है ना? हाँ। तो ये क्या है? क्रय मूल्य है। तो अगर हम, ये क्रय मूल्य है, हिंदी वाले यहां से देखें, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तभी मैंने ये दोबारा रिपीट किया, मैं ऐसे रिपीट नहीं करता, ठीक है। चलिए, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया क्योंकि मुझे ये गलती बतानी थी कि यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसलिए आप सही कर रहे थे, आपकी गलती नहीं है, गलती टाइपिस्ट की है, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं कि 5 में खरीदेगा और 20% का लाभ होना चाहिए, तो कितने में बेचेगा? बोलो। 6 रुपए में बेचूंगा। कितनी वस्तु है? 21 वस्तु है। कितने रुपए पर? 21 इंटू 6, डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान है, उस तरह से आप कर सकते थे, बस। क्लियर है? चलिए, जा रहा है कि एक त्रिभुज आपको दे रखा है एबीसी और एक त्रिभुज आपको दे रखा है डीईएफ, समरूप है। समरूप अगर त्रिभुज है तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर ये आपस में समरूप है तो क्या होगा? मतलब अगर समरूपता आपको सिद्ध करनी है तो बोले भाई, अगर आपस में त्रिभुज ए बी सी और आपका त्रिभुज डी ई एफ अगर समरूप हैं तो आप ये कह सकते हो सर कि एंगल ए आपका जो होगा वो एंगल डी के बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों आपस में समरूप हैं तो।
एंगल आपका बी आपका जो है वह एंगल आपका बी किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर। तो आपका एंगल बी जो है वो आपका एंगल ई के बराबर होना चाहिए मेरे दोस्तों। क्लियर हो रहा है आपको? और आपका एंगल सी जो है वो आपका एंगल एफ के बराबर होना चाहिए, राइट। तो हर चीज का एक महत्व होता है, उस महत्व को समझना बेहद आवश्यक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर डी है, सी बराबर एफ है, तो कौन सा उसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है केवल। हालांकि दो पे काम करवा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही सही है। ठीक है, चलिए। एक राशि का साधारण ब्याज 3 साल में इतना है और 4 साल में इतना है, तो दर बताइए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल केस है। 1 साल का जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो 2, 14 में से 8 गए तो 6, और बचे कितने अपने पास, 14 में से 8 गए तो 6 और 23, 162। 162 किसका, 2286 का। 2286 लोगे? नहीं, ये साधारण ब्याज है, वो वाला काम यहां नहीं चलता। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। 162 आपके कितने साल का ब्याज है, 1 साल का। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, जब आपको 3 साल का अमाउंट दे रखा है तो यहां पर आप क्या करोगे, 3 साल का ब्याज जो कि कितना आ रहा है 486, आप अमाउंट में से घटा दोगे। तो 2286 में से 486 जैसे ही आप घटाते हो तो आपके सामने निकल कर आएगा 1800। तो ये कितना हो गया, प्रिंसिपल आ गया। बहुत अच्छी चीजें हैं। तो 162 का 1800, भाई 1 साल का ब्याज मूलधन पर गुणा 100 करने पर ही आपका क्या निकल कर आता है, रेट निकल कर आती है। क्लियर हो गया डियर? और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, प्रिंसिपल निकालने वाली बातें, ये सब इसलिए आप कर रहे हो सर क्योंकि यहां पर साधारण ब्याज के बारे में बात की गई है। अगर चक्रवर्ती ब्याज होता ना यही क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली कर सकते थे ना, हाँ वहां कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका साधारण ब्याज है तो तरीके से काम होगा। 1 साल का ब्याज निकलेगा, 3 साल का निकलेगा, क्योंकि 3 साल का मिश्रधन अमाउंट गिवन है, तो 3 साल के अमाउंट में से 3 साल का ब्याज अगर जाता है तो मूलधन निकल कर आता है। तो रेट की परिभाषा क्या होती है, दर आपको मैंने बता रखा है, दर बराबर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज मूलधन पर वही दर है। ठीक है, चलिए। तो क्या कहेंगे सर, 5 का तो हमेशा 5 होता है। अब 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 ही होगा, है ना। ठीक है, -8, अब ये 4 पूरा पूरा डिविजिबल होता है तो 8 की पावर 4 लेना है। 8 हुआ 2 64 का, 4 8 32 का 2 और 8 16 का 6 आएगा भाई। 8 का समझ रहे हो ना, 8 की 8, तो 8 हुआ 2 कितना हो गया, 64 का 4, 4 8 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6, माइनस का 5। अब माइनस का 5 प्लस का 5 ले गया और 9 में से 6 जाएंगे तो इकाई का अंक कितना बनकर आ रहा है, 3।